बूढ़े आदमी की लाश को शार्दुल के पैरों के पास पड़ा देखा। अपने होठों पर लगे उस बूढ़े आदमी के खून को पोंछते समय शार्दुल ने जो मुस्कुराहट शिजा को दी थी, उसने शिजा की रूह तक को कंपा दिया। शार्दुल ने बेपरवाही से एक कदम शिजा की ओर बढ़ाया। शिजा ने आओ देखा ना ताओ, बस शार्दुल से दूर भागना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पैरों में बांधी गई बेड़ियों के कारण उसका तेजी से दौड़ पाना असंभव था, फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ी। शार्दुल के चेहरे पर एक लुत्फ लेने वाली मुस्कान उभर आई। उसकी लाल आंखें शिजा को देखकर खुशी से चमक उठी। इससे पहले कि शिजा भागकर उनके बीच की दूरी को बहुत ज्यादा बढ़ा पाती, शार्दुल धीरे धीरे शिजा की तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़ने लगा। लेकिन तभी शिजा मुड़ी और उसने कुछ ऐसा कहा जिसने शार्दुल को चौंका दिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे और करीब मत आओ। शार्दुल सोचने लगा कि कोई भी गुलाम इतने खुले रूप में अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जहाँ तक शिजा की बात थी, शार्दुल ने उसे एक हफ्ते पहले ही उसके गांव में देखा था। यानी उस गुलाम खाने में शिजा ने एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था, और इस बात का साफ मतलब था कि उसे वहां की कुचलने वाली कठोर अनुशासनात्मक व्यवस्था से नहीं गुजरना पड़ा था। शिजा बहुत हिम्मत दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर डरी हुई भी थी। अपने आप को शांत करने के लिए उसने थूक गटका और तेज सांस लेने से उसका गला और सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसकी घबराहट देखकर शार्दुल और ज्यादा जोश में आ गया। एक गुलाम होकर इतनी हिम्मत, वाकई तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। शार्दुल ने अपने हाथों से बिना आवाज किए नकली ताली बजाई, जो वास्तविक नहीं थी। साफ था कि वो शिजा का मजाक उड़ा रहा था। भागने की कोशिश करने के लिए तुम्हें सजा दी जानी चाहिए। तुम्हारे इस तरह गायब हो जाने से मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़ा। मैंने आपसे नहीं कहा था मेरे पीछे आने के लिए। शिजा ने अपनी और शार्दुल के बीच एक सुरक्षित दूरी रखते हुए कहा। शार्दुल इस बात पर व्यंग से मुस्कुराया और शिजा से बोला, ऐसी शैतान मत बनो नन्ही चिड़िया। जब तक हम सराय में पहुंचे थे, तब तक तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा था नई गुलाम। क्या उस महिला की मौत ने तुम्हारे भेजे को कुछ नुकसान पहुंचा दिया है? शार्दुल ने अपनी उंगली से अपने माथे पर थपथपाते हुए कहा, मैं गुलाम नहीं हूं। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं। कुछ सुने बिना वो अपनी ही रौ में बोले जा रही थी। देखो, मैं कोई गुलाम नहीं हूं। मुझे गलत तरीके से लाया गया था। मैं वहां नहीं। अपनी बात कहते कहते अचानक शिजा रुक गई। उसने शार्दुल के कहे शब्दों पर गौर किया और उलझन में पूछा, क्या कहा आपने? जरा रुकिए। आपने कहा आप जानते हैं कि मैं गुलाम नहीं हूं, है ना? शिजा को लगा जैसे सूरज काले बादलों के पीछे से प्रकट हुआ था। वो राहत से मुस्कुराई। तो आप जानते हैं कि मैं गुलाम नहीं हूं? हाँ। तो फिर तुम्हें बांधकर क्यों रखा गया है? तुम्हारे पैरों में बेड़ियां क्यों हैं? यही सोच रही हो ना? जी हाँ। कल से लगातार भागने की कोशिश तो तुम कर ही रही हो ना नन्ही चिड़िया? तो इस बात का सही जवाब भी तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम्हें क्यों बांधा गया है। शिजा को उलझन में देखकर शार्दुल को मजा आने लगा। वो उसकी परेशानी का पूरा लुत्फ लेते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम अपनी सोच और बर्ताव से गुलाम नहीं हो, लेकिन यह सोच इस बात को नहीं मिटा देती है कि मैंने तुम्हें गुलाम खाने से बकायदा कीमत देकर खरीदा है। शार्दुल ने एक एक शब्द जमा जमा कर कहते हुए ये बात कही। उसके कदम एक शिकारी की तरह, जो अपने शिकार पर झपटने ही वाला हो, शिजा के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता शिजा की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके शिकार को बचने का कोई मौका ना मिले। आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। मुझ पर दूसरे गुलामों की तरह कोई ठप्पा नहीं लगाया गया है, जिससे साबित होता है कि मैं कोई गुलाम लड़की नहीं हूँ। शार्दुल का शिजा के चारों ओर गोल चक्कर लगाना अचानक रुक गया। वो लगातार शिजा को घूर रहा था
उसके होठों से गायब हो चुकी मुस्कान फिर से लौट आई। अपनी कुटिल मुस्कान के साथ शार्दुल बोला, तो तुम्हारे जिस्म पर गुलामों वाला ठप्पा नहीं है? ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो गुलाम खाने का एक चक्कर लगाते हैं, वहां जाकर ठप्पा लगवा लेते हैं। क्या कहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिजा घबराहट में फौरन बोल तो गई, लेकिन इसके बाद उसने मन ही मन खुद को बहुत कोसा, क्योंकि ऐसा कहकर उसने शार्दुल को जता दिया था कि गुलाम खाना और वो ठप्पा उसकी कमजोर नस थी। अपने ही मुंह से अपनी आखिरी उम्मीद बुझा देने के लिए शिजा ने खुद को बहुत कोसा। शार्दुल शाह साहब यकीनन एक साहसी व्यक्ति था। उसके चेहरे पर उसकी अस्वाभाविक मुस्कान बनी रहती थी। जिस तरह से वो शिजा को देख रहा था, उसने शिजा को डरा दिया। क्यों नहीं? मुझे तो लगा था कि अपनी त्वचा पर गुलामी वाला ठप्पा ना लगा होने से तुम बहुत परेशान हो नन्ही चिड़िया। शिजा पर अपनी पैनी नजर रखते हुए शार्दुल ने पूछा। गुलाम खाने का कायदा है कि नए गुलामों को कभी भी नीलामी के लिए नहीं भेजा जाता, चाहे कुछ भी हो। पहले उन्हें अनुशासित और खूब दंडित करके पहरेदारों का हुक्म मानना सिखाया जाता है, ताकि वे बिकने के बाद अपने स्वामियों के साथ विनम्र रहें, उनका कहना माने। और यहाँ देखो, तुम केवल 1 हफ्ते में ही गुलाम खाने से नीलामी स्थल पहुंच गई। आमतौर पर ऐसा कभी किसी गुलाम खाने में होता नहीं है। तो बताओ नन्ही चिड़िया, ये कैसे हुआ? शिजा कुछ सोच पाती इससे पहले ही शार्दुल ने अपना अगला सवाल दागा। क्या तुमने असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया था कि दारोगा ने तुम्हारे नाम की सिफारिश की, या तुमने खुद ही अपने नाम की सिफारिश की थी? शिजा को हैरान देखकर शार्दुल की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी जबान अपने होठों पर फेरी। शिजा ने महसूस किया कि शार्दुल के शब्दों और सवालों से शिजा का सिर चकराने लगा था। उसने लाख छुपाने की कोशिश की, लेकिन शार्दुल ने उसकी योजना को पकड़ लिया था। साफ था कि वो गुलाम खाने में वापस नहीं जाना चाहती थी। अगर उसे गुलाम खाने में वापस ले जाया जाता तो बिकने वाले गुलामों की सूची में हस्तक्षेप करने के लिए शिजा को उन भयानक तरीकों से दंडित किया जाता जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। इस पूरे हफ्ते में डर और घबराहट के अलावा और कोई भाव उसने महसूस नहीं किया था। तभी शिजा के मन में एक ख्याल आया, जो अनजाने ही उसके होठों से बाहर फूट पड़ा। अरे, लेकिन इसे कैसे पता कि मैं गुलाम खाने में 1 हफ्ता पहले ही लाई गई थी? शिजा की बात पर शार्दुल या खुद शिजा पूरी तरह से तवज्जो दे पाते उससे पहले शिजा ने एक जोड़े को देखा, जो कीचड़ भरी सड़क के दूसरे छोर पर से चलते हुए आ रहे थे। ये लोग सराय की ओर आ रहे थे और तय था कि शार्दुल और शिजा के पास से जरूर निकलने वाले थे। ये जोड़ा एक ग्रामीण महिला और पुरुष था। शिजा ने सोचा कि वो उन्हें मदद के लिए कह सकेगी, या कम से कम उनका ध्यान तो आकर्षित कर ही सकती थी, ताकि वो खुद ही मदद करें। आखिरकार उसके पास अभी भी गुलाम खाने द्वारा लगाए जाने वाले निशान नहीं थे, जिसका मतलब था कि उसके पास अभी भी वहां से भागने और शार्दुल की गुलाम ना बनने का मौका था। शिजा मन ही मन हिसाब किताब लगा ही रही थी कि जैसे शार्दुल ने उसका मन पढ़ लिया हो। वो फौरन उसे चेतावनी देते हुए बोला, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत नन्ही चिड़िया। शिजा की नजरें उस ग्रामीण जोड़े पर से हटकर शार्दुल के चेहरे पर आ जमी। शार्दुल अपनी बात को आगे जारी रखते हुए थोड़ा आक्रामक होकर बोला, अगर तुमने उन दोनों को अपनी इस फालतू भागने की योजना में शामिल करने के बारे में सोचा भी, तो मुझे मजबूरन उनके सिर धड़ से अलग करने होंगे। यकीन मानो, तुम्हारे सामने मुझे ऐसा करने में कुछ पलों से भी कम समय लगेगा। इसलिए अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाना नन्ही चिड़िया। तुम्हारी एक गलती से 2 मौतें हो सकती हैं। अरे नहीं, माफ करना, 2 नहीं 3 मौतें। अपनी भूल सुधारते हुए शार्दुल ने 2 की जगह 3 मौतों का जिक्र करते हुए अपने पीछे की ओर इशारा किया। शिजा ने सराय वाले बूढ़े आदमी के मुर्दा जिस्म की तरफ देखा और उसे दुख हुआ।
बूढ़े की गर्दन पर दांतों के निशान और शार्दुल के होठों पर खून देखकर वो बिना उसे दोबारा देखे भाग आई थी। भारी बारिश वाली ठंडी रात में उसे सिर छुपाने की जगह देने वाला बूढ़ा अब जिंदा नहीं था। कहीं ना कहीं शिजा खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मान रही थी। न शिजा भागती, न शार्दुल उसके पीछे आता, और शायद ना ही वो बूढ़ा बेमौत मारा जाता। शिजा सही गलत का अनुमान लगा ही रही थी कि उसके कानों में शार्दुल की आवाज गूंजी। तभी शार्दुल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसकी मुस्कान कम हो गई थी और वो बहुत गंभीरता से बोला, अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा, इस बात का वादा करता हूं। पर तुमने मुझे भूखा रखा था। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें खाना खिलाऊंगा, दिन के सभी वक्त का खाना, पक्का। शिजा मुश्किल से सांस ले पा रही थी। शिजा का डर या चिंता इसलिए नहीं थी कि शार्दुल एक पिशाच था, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी आजादी को रेत की तरह अपनी उंगलियों से फिसलते देखा। आपने उस बेचारे बूढ़े को क्यों मारा? मेरे पास ऐसा करने के पुख्ता कारण थे। शिजा के चेहरे पर कई तरह के भाव आने जाने लगे। पहले शार्दुल के चेहरे पर कुछ पल के लिए गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन शिजा को निहारते हुए पलक झपकते ही उसके चेहरे से गुस्से की चमक हट गई। उसने शिजा से कहा, आओ नन्ही चिड़िया, हम चलें। देखो, अगर तुम ठीक तरह से पेश आओगी तो मैं यकीनन तुम्हें वो मालिक लगूंगा जिसकी सेवा तुम दिल से करना चाहोगी। इतना कहकर शार्दुल शिजा के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगा। उसे एक कदम ना उठाते देख शार्दुल ने एक लंबी सांस छोड़ी। फिर अपनी जगह पर खड़े रहकर शिजा का इंतजार करने के बजाय शार्दुल चलते हुए शिजा के पास गया और उसके पास पहुंचकर वो नीचे झुक गया। शिजा चौंक गई। अगले ही पल जमीन पर घुटने टिकाकर शार्दुल ने शिजा की बेड़ियों को अपने हाथों से खींचा। कुछ पल उसके मजबूत हाथों में फड़फड़ाने के बाद बेड़ियों ने जैसे दम तोड़ दिया। धातु के तड़कने की आवाज के साथ शिजा के पैर आजाद हो गए। शार्दुल ने जंजीरें हटाकर एक तरफ फेंकी और उठ खड़ा हुआ। शिजा की आंखों में झांककर वो बोला, कितनी महंगी और परेशान करने वाली गुलाम हो। शार्दुल ने फिर से शिजा की आंखों में देखा और शिजा को लगा जैसे उसकी आंखें ऐसी काली भूल भुलैया हैं जो किसी भी इंसान को समूचा निगल सकती थी। शायद हर उस इंसान को जो शार्दुल की उन आंखों में देर तक देखने की हिम्मत करता। शिजा ने अपनी आंखें झुका ली। शार्दुल ने आदेश दिया, चलो आ जाओ, अब हवेली चलते हैं। शिजा सिर झुकाकर चुपचाप शार्दुल के पीछे चलने लगी। उसे यही ठीक लगा। उस कच्ची जमीन पर नंगे पैर चलते वक्त अचानक शिजा का पांव एक कांटे पर पड़ गया। कुछ दिन पहले जब गुलाम खाने में शिजा को सजा दी गई थी, तब उसे ऊपरी मंजिल पर कोठरी में बंद किया गया था। वहां अंधेरे में शिजा के पैर में कीलनुमा नुकीली चीज चुभ गई थी। वो जख्म अभी भरा नहीं था और अभी ठीक उसी जख्म पर एक कांटा गहरे तक चुभ गया था। ये कांटा इतनी बेदर्दी से चुभा था कि शिजा ने महसूस किया कि जैसे उसकी आत्मा पहले कभी भाप बनकर उसके शरीर से उड़ गई थी, लेकिन इस दर्द के साथ वो वापस आ गई है। तभी एक स्त्री स्वर ने शुद्ध खून वाले पिशाच शार्दुल को पुकारा, शार्दुल शाह साहब। आवाज की दिशा में देखने पर एक महिला साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए कपड़ों में दिखाई दी। ओ रोशनी। शार्दुल ने महिला का अभिवादन किया। वो महिला एक इंसान थी। उसका चेहरा कोमल था और उस पर एक भद्र मुस्कान सजी थी। शार्दुल को देखते ही रोशनी नाम की महिला के चेहरे पर एक शर्म भरी लाली आ गई, लेकिन शिजा को देखते ही उस महिला के चेहरे पर कड़वाहट आ गई और उसकी मीठी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपना ध्यान वापस शुद्ध खून वाले पिशाच की ओर लगाते हुए जल्दी से अपने हाव भाव को ठीक कर लिया। उसने मधुरता से पूछा, शाह साहब, मैं आपको आज यहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रही थी। क्या आप यहाँ किसी काम के लिए आए थे? शिजा को इस समय बहुत अधिक दर्द हो रहा था।
इसलिए उसका ध्यान उस औरत पर नहीं था। पर किसी तरह उसने अपना सिर उठाकर एक गहरी सांस लेते हुए उस महिला की तरफ देखा। भूरे बाल और फीके से रंग वाली इस औरत ने जो पोशाक पहनी थी वो निस्संदेह शुद्ध रेशम से बनी थी। अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए उसने सिर पर चुन्नी डाल रखी थी। शार्दुल ने सीधे तौर पर कहा, हाँ, मेरे पास करने के लिए एक जरूरी निजी काम था। अब जब ये निपट गया है तो मुझे जाना होगा। रोशनी नामक महिला ने बिना किसी खुशी या दुख को प्रकट किए अपने मूड को संयत रखा। फिर बोली, चलिए ठीक है, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी शाह साहब। इतना कहकर वो महिला वहां से चल दी। शार्दुल ने अपने कदम सराय की तरफ बढ़ाए जहां उसकी बग्घी इंतजार कर रही थी। शिजा चुपचाप उसके पीछे चल दी। चलने से पहले कुछ पल के लिए रोशनी और शिजा की नजरें एक पल के लिए मिली और दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गईं। शार्दुल के पीछे शिजा बिना आवाज किए लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसके पांव में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो सिर्फ एड़ी के सहारे बिना पंजा टिकाए चल रही थी। बग्घी तक पहुंचकर शार्दुल ने पहले शिजा को अंदर बैठने को कहा, जैसे उसे शक था कि वो फिर से भाग जाएगी। शिजा को बग्घी पर चढ़ते में डगमगाते और संघर्ष करते देख शार्दुल ने अंदर बैठने में उसकी मदद की और आकर उसके बगल में बैठ गया। बग्घी चल पड़ी। बग्घी का दरवाजा और कोचवान और सवारियों के बीच की खिड़की बंद होते ही शार्दुल ने मांग की, अपना पैर दिखाओ मुझे। शिजा हैरान हो गई कि शार्दुल का ध्यान उसकी तकलीफ पर गया था। नन्ही चिड़िया, मुझे अपना पैर दिखाओ। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। मेरी बात नहीं मानोगी तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। शार्दुल ने उसे एक ठंडी मुस्कान दी, जिससे घबराकर शिजा ने अपना पैर उठाया। शाबाश मेरी आज्ञाकारी नन्ही चिड़िया। शार्दुल ने शिजा का पैर अपनी जांघ पर रखा और बिना किसी पूर्व चेतावनी के एक झटके में कांटा बाहर निकाला और घाव पर अपना अंगूठा दबा दिया ताकि खून न बहे। शिजा के मुंह से फुसफुसाते हुए बमुश्किल इतना ही निकला, शुक्रिया। जब शार्दुल ने शिजा का मिट्टी और कीचड़ में सना पैर अपनी जांघ पर रखा तो शिजा ने उसकी ओर देखा। वो सोचने लगी कि क्या गुलामों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था या शार्दुल के दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया था। शार्दुल ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे शिजा के पैर पर लपेटते हुए पैरों के चारों ओर बांध दिया। रुमाल की आखिरी गांठ को बांधते हुए शार्दुल ने अपने होठों पर एक छोटी सी चंचल मुस्कान के साथ शिजा को चेतावनी देते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पैर की बेड़ियों को हटा दिया है, लेकिन ये मत भूलना कि तुम अभी भी मेरी गुलाम हो नन्ही चिड़िया। मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, ऐसी सजा जिससे तुम तड़प कर दुआ करोगी कि तुम्हें वापस गुलाम खाने भेज दिया जाए।